Hello everyone, this is Dr. Surbhi Vaishnav. Today we will discuss about chemical bonding. तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। ये दो पिक्चर्स मैंने लगाई हैं। इसमें जो ये पहली पिक्चर है और ये जो दूसरी पिक्चर है, दोनों की बॉन्डिंग देख के आपको कैसा लग रहा है? जो ग्रुप 1 है उसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी सी है ना, और जो ग्रुप 2 है उसमें दोनों में गुस्सा हो रहे हैं, यानी कि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी वाली नहीं है। तो इसी तरीके से जो हमारे एटम्स हैं उनमें भी बॉन्डिंग होती है ना। तो इसको हम अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो इसमें ह्यूमंस नहीं आएंगे, हम ह्यूमंस की जगह यहाँ पर एटम्स को लेंगे। तो एटम्स में केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है उसको अगर हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स। मतलब जितने भी एटम्स हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है या तो वो अपने सेम एटम के साथ कंबाइंड हो जाए या अपने से कुछ दूसरे टाइप के एटम से जो है कंबाइंड हो जाए। जैसे कि हाँ, अभी मैंने आपको ह्यूमन के थ्रू, एक ह्यूमन दोस्ती के थ्रू मैंने आपको समझाया कि ह्यूमंस में दोस्ती ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हों, दोनों लड़के ही हों तभी दोस्ती होगी। एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है तो वो डिसिमिलर हो गए, या एक दो लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़के हैं तो वो सिमिलर हो गए। तो इसी तरीके से एटम्स भी हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दो एटम्स हैं वो वही एटम्स कंबाइंड एक दूसरे के साथ होंगे जो सिमिलर हों। डिसिमिलर एटम्स भी एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें, दिस कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एटम्स में बी कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो एटम्स की टेंडेंसी होती है कंबाइन होने की, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, अभी का बात बताइए, अब बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्डिंग होती कैसे है, मीन्स व्हाई दिस बॉन्डिंग टेक्स प्लेस और हाउ दे कंबाइन। मतलब एटम आपस में कंबाइन होते कैसे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। इसमें क्या एक शब्द आ रहा है, बॉन्ड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी व्हाई डज द बॉन्ड फॉर्म्स। बॉन्ड फॉर्म होते क्यों हैं? देखिए, दो तरीके की फोर्स होती है, एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन के तो बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे? देखिए, इसे हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हमने दो सिमिलर एटम्स लिए हैं, यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन है। जब तक ये पास नहीं थे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़ीरो थी, लेकिन जैसे जैसे हम इनको पास में लाए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होने लगी। और जब इनको हम बहुत ही ज़्यादा, जब हम बहुत ही ज़्यादा पास ले आए तो क्या हुआ, अचानक से इनकी जो है पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंक्रीज हो गई। तो जब दो एटम्स को हम पास में लाते हैं, यानी कि इफ़ internuclear distance is reduced further, it deals to the repulsion between atoms and potential energy increase further. The distance, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब ये केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है? तो केमिकल बॉन्ड जो है वो है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट bond. We will discuss one by one these bonds. So first is ionic bond. देखिए, जनरल जो हमारी एवरीडे की लाइफ है उसमें हम आयोनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं हम कहाँ यूज़ करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो कहाँ जो हमारी सब्जी होती है वो बिना नमक के बेकार है ना। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो इसका एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। बिना नमक के सब्जी बेकार, खाना बेकार। अगर आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दें तो भी खाना बेकार, और थोड़ा सा नमक कम कर दें तो भी खाना बेकार। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आयनिक बॉन्ड का, सोडियम क्लोराइड।
दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आप केक पेस्ट्रीज खाते हैं ना, उसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। इसी तरीके से जो हम ब्लीच, जैसे कपड़े का भी वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो उन पे कोई स्पॉट लग जाता है तो उसको हम ब्लीच में कि ब्लीच कर दीजिए, ये कलर क्लीन, ये क्लीन हो जाएगा, तो वो होता है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एवरीडे लाइफ के। अब हाउ टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मैंने 2 स्माइलीज ली हैं, एक है मेरी मेटल एटम और दूसरा है नॉन मेटल एटम। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कुछ आइडिया तो हो रहा होगा कि इसके लिए शायद मेटल एटम और नॉन मेटल एटम होना ज़रूरी है, यानी कि अगर एक मेटल एटम है तो दूसरा नॉन मेटल होना ज़रूरी है। देखिए अब ये मेटल एटम क्या कह रहा है, बोल रहा है आई हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव इट। ये इससे दोस्ती करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्या तुम्हें चाहिए। तो नॉन मेटल जो है वो बेचारा ऐसा अजीब सा मुंह बना के बोल रहा है यस आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब इन्हें चाहिए क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे और वो एक इलेक्ट्रॉन उससे ले। तो ये जो ज़रूरत थी वो थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए ये एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको डोनर बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उस पर उतना नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको NaCl के एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूँ तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि आप इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखें तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और अगर ये इसे किसी को दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से Cl का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है हम इसको देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब दूसरा है एथेन, बेंजीन ऑल कंपाउंड्स विल रिमेन एज, मतलब ये अभी क्या है, ये न्यूट्रल फॉर्म में है। ये जब तक न्यूट्रल है यानी कि जब तक इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि रिएक्ट होने के लिए इन्हें एक चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस किस के बीच बनते हैं, दीज बॉन्ड्स आर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होता है उसके लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। Ionic bonds are also responsible for the dissolving of the compounds in their respective polar solvents। ये क्या कहना चाह रहा है, इसको एक हम छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये जो एक्टिविटी है वो आप घर पे भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 बीकर लिए हैं या आप कांच के ग्लास भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 बीकर लिए हैं और उसमें एक नॉर्मल वाटर भरा है और एक में हमने सॉल्यूशन भरा है, नमक और पानी का सॉल्यूशन भरा है। अब हमने क्या किया, 2 एग लिए, एक एग को हमने सिंपल वाटर में डाला और एक को हमने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें डाला। तो हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल पानी था उसमें जो हमने एग डाला उसमें तो एग जो है वो नीचे बैठ गया, यानी कि वो सिंक कर गया, और जो हमने नमक का सॉल्यूशन बनाया था उसमें एग जो है वो फ्लोट करने लगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नमक डालने से पानी की डेंसिटी बढ़ गई, जिसके कारण जो डेंसिटी बढ़ने के कारण जो एग था वो फ्लोट करने लगा। इसी तरीके से जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपने सोचा है क्या चीनी भी तो घुल जाती है पानी में, तो क्या ऐसा ही चीनी को घुलने के बाद भी होगा?
नहीं, ऐसा चीनी को घोलने से, पानी को चीनी में घोलने से ऐसा नहीं होगा। इसको आप करके देखिएगा। देखिए क्यों नहीं होगा। शुगर इज़ नॉट एन आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि शुगर आयोनिक कंपाउंड नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि उसको चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, तभी जो है वो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और वो जो है फ्लोट करेगा। तो शुगर इज़ नॉट एन आयोनिक कंपाउंड, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। शुगर क्या है? एक कोवेलेंट कंपाउंड है। शुगर सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर नॉट जनरेटेड। क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तभी जनरेट होती है जब उसमें आयंस होते हैं। अब जब शुगर आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, तो वहाँ पे चार्जेस आयंस जो है जनरेट नहीं होंगे, और जब आयंस जनरेट नहीं होंगे तो उसकी डेंसिटी भी सॉल्यूशन की नहीं बढ़ेगी। तो अब आपका टास्क है कि क्या होता है, ये आपको खुद से करके देखना है कि एग को अगर हम शुगर सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा। अब यहीं से बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनी हुई है। जैसे हमारी सेल में हमारा डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेल्यूलोज, फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल, और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज वाटर जो है वो भी कोवेलेंट, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये दो दोस्त हैं, एक एमिली है और एक सारा है, और दोनों को ही ठंड लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम इज हियर कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैंकेट है और ये लड़कियां हैं दो। तो अब क्या किया जाए? तो दोनों ने कहा कि चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और ये जो एक ब्लैंकेट है उसको हम दोनों मिलके शेयर कर लेते हैं, है ना। तो दोनों ने शेयर किया, और यहीं पे ये इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई शेयरिंग वाली। अच्छा, चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपीज़ दिए और बोला कि आप दोनों भाई बहन इसको शेयर कर लीजिएगा। तो कैसे शेयर करेंगे? 5 रुपीज़ आप लेंगे और 5 रुपीज़ आपकी सिस्टर लेगी। तो ये हो गई शेयरिंग, यानी कि आपने क्या कर लिया? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखिए, तो वही बात जो मैं आपको बता रही थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा था और एक्सेप्ट हो रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि जितना अधिकार एक दोस्त का है उतना ही अधिकार उसके दूसरे दोस्त का है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वली शेयरिंग हो रही है। Covalent bonds are commonly found in carbon-based organic molecules such as our DNA and proteins. Covalent bonds are also found in organic molecules like, मैंने वाटर का आपको एग्जांपल दिया था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। 1, 2 or 3 pairs of electrons may be shared, making single, double and triple bonds respectively. अब ये डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड्स का क्या है? देखिए, H2O, O की आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन पे एक है और इस हाइड्रोजन पे एक है। अब ये क्या करते हैं कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, और 1 इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट है। तो ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन मैं तुझे दे देता हूँ और 1 इलेक्ट्रॉन मैं तुझे दे देता हूँ, और तो तेरा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। तो तीनों की आपसी सहमति होती है, और इस तरीके से ये आपस में एक शेयरिंग कर लेते हैं, जो कि जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका डबलेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि शेयरिंग जो हो रही है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब हमारा एक सिंगल बॉन्ड जनरेट होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम बाजार में एक जोड़ी जूते लेने गए, तो वो आपको कितने जूते देगा? 2 जूते देगा ना। तो आप उन 2 जूतों को 2 इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, और जो आपको
पेयर मिला वो आप उसको सिंगल बॉन्ड समझ लीजिए। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि आयनिक बॉन्ड कौन सा है और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? तो इसके लिए फजांस ने एक रूल दिया। फजांस साहब बोले कि छोटा कैटायन और मोटा एनायन, अगर छोटा वाला कैटायन है और बड़ा वाला एनायन है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, और इसके अलावा जो है जितने भी बॉन्ड होंगे वो आयोनिक बॉन्ड होंगे। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, लेकिन एक वो दूसरे तरीके से होती है। वो कैसे होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑल्टरनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज शेयर्ड फ्रॉम वन एटम ओनली। इसमें भी डोनेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट होते हैं। तो इसमें जो हम डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं उसको इस एरो के थ्रू शो करते हैं। जो डोनेट करता है उसमें इस एरो का टेल डोनर की तरफ होता है और एक्सेप्टर की तरफ इसका हेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल से समझना चाहें तो यहाँ पे ये अमोनिया है और यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। तो इन दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। तो जो इसका लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का, वो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है? ये वाइटल रोल प्ले करते हैं इन मेटलर्जी, थेरेपेटिक, चिलेटिंग एजेंट्स, केमिकल एनालिसिस एंड कैटालाइसिस। अब कैसे? देखिए, ये एक ओर है जिसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मिक्स है। तो इसको हमने क्या किया, इसको साइनाइड आयन से सेपरेट किया। तो ये जो साइनाइड आयन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और ये जो नेगेटिव आयन है वो इस सिल्वर से या गोल्ड से रिएक्ट कर लेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और इस तरीके से गोल्ड या सिल्वर ये अलग कर देगा। इसी तरीके से ये इथाइलिन डायमीन EDTA का एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और लोन पेयर ऑफ N and O are donated to metal by coordinate bond which is used as therapeutic drug. ड्रग बनाने में इस तरीके के कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होते हैं। So thank you so much.